रुक करते हैं खबरों की तरफ। बांसवाड़ा शहर के खेल स्टेडियम में सीएम भजनलाल शर्मा 15 नवंबर को आएंगे और इसी दौरान सीएम शर्मा बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। और वहीं सीएम के साथ में कार्यक्रम में केंद्रीय और प्रदेश के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीएम के इस प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट है। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव लगातार कार्यक्रम स्थल का जायजा भी ले रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विपक्ष क्या कर रहा है, इस पर ध्यान करने की बजाय बीजेपी हमेशा अपने कार्यों पर ध्यान देती है। विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार कहने से आपत्ति है। उनको देशवासियों को संगठित करने की अपील करने से आपत्ति है। उनके वस्त्र और उसके रंग से भी आपत्ति है। तो इससे उनकी विकृत मानसिकता देशवासियों के सामने उजागर हो गई है। कांग्रेस नेताओं को ओवैसी के बयानों पर भी आपत्ति नहीं हुई। वो 15 मिनट पुलिस हटाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, उसको विकास से कोई लेना देना नहीं है। वहीं मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस में राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होना तय है। जयपुर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप प्री समिट का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने शिरकत की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आईटी और स्टार्टअप प्री समिट में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि ये हम सभी के लिए गर्व की बात है और हमारे पास में डबल एआई पावर का एडवांटेज भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एस्पिरेशन इंडिया और साथ ही एस्पिरेशन इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत मिलती है, तब विकास की गति तेज होना स्वाभाविक है। राजस्थान समेत पूरे भारत में इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के साथ में टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए भी मार्केट और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। आईटी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। सभी क्षेत्रों को जोड़कर बेहतर करने वाला आईटी क्षेत्र है और आज भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें डिजिटल इंडिया पहल का महत्वपूर्ण योगदान है। बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में स्वाभिमान भी पखवाड़ी की तैयारियों के संबंध में बैठक का आयोजन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना में प्रत्येक पात्र को लाभ देने के लिए लंबित प्रकरणों के निस्तारण और स्वीकृत ऋणों का 100% वितरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि योजना में प्रथम या द्वितीय चरण में लंबित प्रकरण प्राथमिकता से निस्तारित करवाएं। पखवाड़े के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहें, जिससे आवेदन पत्रों की मौके पर जांच करवाकर कमियों को दूर किया जाए। आवेदन पूर्ण करवाते हुए अधिक से अधिक पात्रों को लाभ पहुंचाया जा सके। इसी के साथ में जिला कलेक्टर ने योजना की प्रगति को लक्ष्य के अनुपात में कम बताते हुए और गंभीरता से काम करने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से प्रकरण लंबित नहीं रहे। यदि आवेदक पात्रता नहीं रखता है तो निरस्त प्रकरण के साथ में कारण स्पष्ट रूप से अंकित करें। आवेदन पत्र में कमी है तो उसे पूरा जो पुनः है वो आवेदन भरवाया जाए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में रूफटॉप सोलर कनेक्शन देने के काम को त्वरित और सुगम बनाने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसमें आवेदकों और वेंडर्स के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को कम करने के साथ ही इस काम के अधर स्तर पर जो है वो किए जाने वाले कामों को ऑनलाइन किया जा रहा है और साथ ही जिसमें लोड बढ़ाने, मीटर टेस्टिंग करना, साइट वेरिफिकेशन जैसे कामों के लिए आवेदक को कार्यालय जाने और अलग अलग फाइल लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। रेस्काम चेयरमैन और साथ ही जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निर्देशक आरती डोगरा ने बताया कि पूर्व में आवेदकों और वेंडर्स को संबंधी प्रक्रियाओं, दस्तावेजों की पूर्ति के लिए सब डिविजनल कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते थे और अब इनसे संबंधी कार्यों की ऑनलाइन किया जा रहा है।
बीकानेर के सादुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट के 80वें स्थापना दिवस पर आपको बताते चले कि पांडुलिपियों और प्राचीन पुस्तकों को 2 दिवसीय प्रदर्शनी मंगलवार को शुरू की गई है। बीकानेर पश्चिमी विधायक जेठानंद व्यास ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट में संग्रहित पांडुलिपियां और पुस्तकें हमारी धरोहर हैं। इन्हें संरक्षित करने की दिशा में ठोस कार्य किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पूर्वज साहित्यकारों ने कठोर साधना करते हुए साहित्य का प्रचुर भंडार दिया है और इसके हस्तलिखित प्रारूप की आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यह साहित्य युवा शोधार्थियों के लिए बेहद उपयोगी है। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलाने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए जन चेतना की जरूरत है। विश्व आयुर्वेद परिषद, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित संयोजनम 2024 का आयोजन 15 नवंबर से 17 नवंबर तक होने जा रहा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने संयोजनम 2024 के आयोजन के लिए बन रहे भव्य पंडाल पर भूमि पूजन करके तैयारियों का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर संस्थान के संयुक्त निदेशक जेपी शर्मा, प्रोफेसर हरिमोहन मीना, प्रोफेसर पी हेमंता, आयोजन सचिव प्रोफेसर सी आर यादव, संयुक्त सचिव डॉक्टर विपिन तंवर और विश्व आयुर्वेद परिषद के कार्यकर्ता और संस्थान के शिक्षक एवं चिकित्सक उपस्थित रहे। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि विश्व परिषद के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर किशोरीलाल शर्मा ने बताया कि 15 से 17 नवंबर तक होने वाले इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में देश भर से लगभग 3000 आयुर्वेद विद्वान, शोधार्थी, शिक्षक, चिकित्सक शामिल होंगे। बानसूर प्रशासन और जनप्रतिनिधि अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन बानसूर में विपरीत देखने को मिल रहा है। पंचायत समिति कार्यपालक के बाहर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से दबंगों ने अतिक्रमण कर खोखे लगाकर कब्जा कर लिया है। पंचायत समिति की खाली पड़ी जमीन पर बाहुबलियों ने कब्जा कर खोखे लगा दिए हैं और खाली जमीन पर लोहे के एंगल डालकर कब्जा किया है। इसी मामले को लेकर विकास अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने पहले ही दीवार पर नोटिस चिपका कर रखा है। 24 घंटे के अंदर सभी खोखे को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाने का जुर्माना भी लिया जाएगा। इसके बावजूद अभी भी अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोन 5 में सुओ मोटो के तहत में दुर्गापुरा रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज से शिप्रा पथ तक दोनों तरफ करीब 1 किलोमीटर तक की सड़क सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। साथ ही जोन 7 में धवास में चोडिया सिटी और साथ ही बालाजी एनक्लेव के मध्य सड़क सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र विश्नोई ने बताया कि जोन 5 के क्षेत्राधिकार में अव्यवस्थित दुर्गापुरा रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज से शिप्रा पथ तक करीब 1 किलोमीटर तक रोड सीमा के दोनों तरफ करीब 100 स्थानों पर कब्जा अतिक्रमण कर अवैध रूप से अत्यधिक लंबाई में बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियां, रैंप, लोहे के एंगल्स और साथ ही टीन शेड, ठेले, होर्डिंग, साइन बोर्ड इत्यादि लगाकर किए गए अतिक्रमणों के संबंध में अतिक्रमणकारियों और अतिक्रमणकर्ताओं को सुओ मोटो के तहत नोटिस जारी कर मुनादी की गई है और अतिक्रमण हटाने के लिए पाबंद किया गया। अतिक्रमणकर्ताओं के अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रवर्तन प्रकोष्ठ ने नगर निगम के साथ सामूहिक अभियान का आयोजन कर अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। देवउठनी एकादशी पर जयसिंहपुरा
खोर स्थित तेजाजी मंदिर प्रांगण में सैनी समाज विकास सेवा समिति की ओर से 14वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है और विवाह सम्मेलन में 24 जोड़े सूत्र में बंधे हैं और विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने विवाह सम्मेलन में पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। जयसिंहपुरा खोर के सुपर बाजार से बारात सजकर, आपको बताते चले कि ढोल बाजों के साथ तेजाजी महाराज मंदिर प्रांगण में पहुंची है, जहां सैनी समाज विकास समिति की ओर से बारात का स्वागत किया गया है और सम्मेलन में हजारों की संख्या में समाज के लोगों सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की है। सम्मेलन में आए सभी लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया है और सैनी समाज विकास समिति के विवाह सम्मेलन में वर वधू को जरूरी सामान सहित उपहार भी भेंट किए गए। इस तरह के सामूहिक विवाह सम्मेलन से समाज की कुप्रथा, दहेज प्रथा जैसे कई फिजूल खर्चों पर लगाम लगती है। वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आर तिवारी, पूर्व मंत्री बृज किशोर शर्मा, बादशाह प्रत्याशी रवि नेर और साथ ही समाज के गणमान्य लोग और भामाशाह आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने लोगों से खास अपील करते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सभी मतदाताओं से विनम्र अपील की है कि आगामी उपचुनाव में कमल का बटन दबाकर बीजेपी को भारी मतों से विजयी बनाएं और क्षेत्र के विकास में भागीदार बने, साथ ही मतदान जरूर करें। साथियों, अब की बार विकास की रफ्तार के लिए बीजेपी सरकार, राजस्थान की महान धरती पर हमारी सरकार ने एक ही वर्ष से कम समय में वो बदलाव किए हैं जो कई वर्षों में नहीं हुए थे। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, पेपर लीक पर प्रभावी रोकथाम, युवाओं के लिए स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग, गांव-गांव तक स्वरोजगार का विस्तार, सरकार के पहले ही वर्ष में सबसे बड़े राइजिंग राजस्थान का आयोजन, जिससे प्रदेश में देश विदेश से बड़ा निवेश आ रहा है और नए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। हर क्षेत्र में हमने विकास की नई मिसाल पेश करी है। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प कि भारत 2047 तक एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना है, उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान इस सपने को पूरा करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान के समर्थन में सघन जनसंपर्क किया है और उन्होंने कहा कि रामगढ़ विधायक दिवंगत जुबेर खान को श्रद्धांजलि देने का अब वक्त आ गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके पुत्र और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आर्यन खान को आगामी 13 नवंबर को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक मतदाता विधानसभा में भेजने का कार्य करेगा। पिछले 35 सालों से दिवंगत जुबेर खान ने रामगढ़ में जनसेवा की है, जिसका परिणाम इस उपचुनाव में उनके पुत्र और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आर्यन खान को मिलना सुनिश्चित है। विधानसभा उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया 13 नवंबर को शुरू होगी और देवली उनियारा से उपचुनाव के मैदान में डटे 8 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला कल ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। टोके देवली उनियारा में कुल 307 मतदान केंद्रों पर करीब 3,02,743 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उपचुनाव के सफल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन के लिए 1,472 मतदान कर्मियों को नियुक्त किया गया है और कल से शुरू होने वाले मतदान प्रक्रिया से पहले आज सुबह से ही टोक के बहिर स्थित गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से ट्रेनिंग के बाद पोलिंग पार्टियां चुनावी सामग्री और ईवीएम मशीन को लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही हैं। जिला कलेक्टर सौम्या झा ने बताया कि देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 10 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं
और इसके साथ ही इको फ्रेंडली थीम के लिए 10 मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इको फ्रेंडली मतदान केंद्रों पर प्लास्टिक और पेपर से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल नहीं होगा। इसको लेकर भी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 307 मतदान केंद्र हैं, तो उनकी सभी पोलिंग पार्टी की रैंडमाइजेशन जो होती है, जिसमें ये डिसाइड होता है कि कौन सा मतदान दल किस बूथ पे जाएगा, वो कल हो गया था और आज सबको बुला के उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में सारे बिंदु कवर किए जाते हैं। एक तो आज जाके क्या करना है, तो इनको अपना पूरा लेआउट तैयार करना होता है, जो बूथ होता है जिसमें मतदाता अपना मतदान देते हैं वो सेटअप करना होता है, कैमरा चेक करना होता है। हमारे आधे केंद्रों में अभी अंदर कैमरा लगे हुए हैं, जिससे कि हम जिला लेवल पे भी पूरी मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि मतदान कैसा हो रहा है, तो उसकी भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अगले दिन वो सबसे पहले सुबह उठ के मॉक पोल करते हैं, जिसमें पहले पोलिंग एजेंट आते हैं, सभी पार्टीज अपने अपने एजेंट को लगाती है, उन्हीं के प्रेजेंस में मॉक पोल किया जाता है और फिर मशीन को क्लियर करके एक्चुअल पोल चालू होता है। तो इन सभी चीजों का प्रशिक्षण दिया जाता है। कितने आदर्श मतदान केंद्र, कितने अति संवेदनशील मतदान केंद्र? हमारे टोटल 10 हमने इस बार आदर्श मतदान केंद्र बनाए हैं और 10 अलग से हमने ग्रीन बूथ बनाए हैं, इको फ्रेंडली बूथ, क्योंकि इस बार हम चुनाव इको फ्रेंडली वाली थीम पे कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक कहीं भी यूज ना हो, पेपर कम से कम यूज हो। अति संवेदनशील और संवेदनशील हमारे टोटल 90 मतदान केंद्र हैं, जो कि 84 लोकेशंस पे हैं। जवाहर कला केंद्र जयपुर में सृष्टि आर्ट ग्रुप के कलाकारों का दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया और साथ ही ग्रुप के अध्यक्ष और वरिष्ठ कलाकार नाथूलाल वर्मा द्वारा ग्रुप के सभी कलाकारों का स्वागत करते हुए दीपावली मिलन की शुभकामनाएं दी गई हैं। साथ ही ग्रुप की हाल ही में जवाहर कला केंद्र की सुकृति आर्ट गैलरी में आयोजित चित्र प्रदर्शनी की सफलता की बधाई भी ज्ञापित की गई है। उक्त बैठक में ग्रुप के कलाकारों के द्वारा आगामी कलात्मक गतिविधियों को लेकर रूपरेखा बनाई गई, जिसका भविष्य में दर्शक और कला प्रेमियों को चित्र प्रदर्शनी, वर्कशॉप, व्याख्यान और डेमोन्स्ट्रेशन आदि अन्य कलात्मक गतिविधियों के रूप में देखने को मिलेगा। खबर चाकसू से है, जहां पर आरटीओ की अंधाधुंध कार्रवाई देखने को मिली है। जहां पर चाकसू आरटीओ ने अभियान चलाकर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में लगी वैन गाड़ियों को लेकर अंधाधुंध कार्रवाई की है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि जिसको लेकर तमाम स्कूल संचालक एवं वैन चालकों के द्वारा गंगोरी मैदान पर तमाम वैन को लाकर खड़ा कर दिया गया है और संगठन का रूप लेकर आवाज उठाते हुए नजर आए। चालकों ने बताया कि हमारी रोजी रोटी का पर जो मुसीबत है वो बनी हुई है, जिसको लेकर स्कूली बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरटीओ का कहना है कि तमाम स्कूलों में बाल वाहिनी का रूप में वाहन संचालित किया जाए। वहीं मामले को लेकर स्कूल संचालकों एवं चालकों ने कहा कि हमें आरटीओ के द्वारा कुछ समय और दिया जाए, जिससे हम हमारी व्यवस्था कर सके। जो 50-55 स्कूलें चल रही है, उन 55 स्कूलों के बच्चों को घर से विद्यालय और विद्यालय से घर लाने के लिए हमने जो है प्राइवेट वैन लगा रखी। चाकसू में आरटीओ ऑफिस होने के कारण आरटीओ साहब का कहना यह है कि स्कूल में जो वैन लग रही है, गाड़ियां लग रही है, वो बाल वाहिनी के रूप में संचालित होनी चाहिए, जो कि ये संभव नहीं है, क्योंकि कोई स्कूल एक बच्चे से 2000, 3000, 5000, 6000 रुपये फीस लेते हैं। उस 6000 फीस में अगर बाल वाहिनी लगाएगी और बाल वाहिनी के रूप में ही बच्चे लाएंगे तो ये संभव नहीं है। ना तो अभिभावक के लिए संभव है, ना स्कूल के लिए संभव है, और ना बाल वाहिनी जो चला रहे ड्राइवर या मालिक उनके लिए संभव है। अब जो यहाँ पर इकट्ठा होकर क्या फैसला लिया, मगर आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि ये जो सेशन हमारा चल रहा है 24-25, उसमें आरटीओ साहब हमें कुछ छूट दे और हम सबको इकट्ठा करके बताएं कि आप लोगों को इस तरीके से इसका समाधान करना है, ताकि हम अगले सत्र 25-26 जो आ रहा है उसमें कुछ सुधार कर सकें। पूर्ण रूप से तो नहीं, कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। एक आरटीओ की तरफ से अभी तक कितने वैन पर कार्रवाई की गई है? आरटीओ साहब की तरफ से अभी 6-7 वैन पर जो है चालान कर दिया गया है। कोई 20,000, कोई 15,000, कोई 17,000, कोई 18,000, यहाँ तक कि एक स्कूल की 2-2, 3-3 वैनों का भी चालान किया गया। बांसुर के चतरपुरा स्थित थाड़ी दिल्ली वाली में आपको बताते चले कि 2 सगे भाई घर के बाहर पेड़ काट रहे थे। इसी दौरान बड़ा हादसा हो गया है। पेड़ बिजली के पोल पर गिरने से दोनों भाई पोल के नीचे दब गए, जिससे बड़े भाई राजू सैनी की मौके पर मौत हो गई है, जबकि दूसरा छोटा भाई गिराज सैनी गंभीर रूप से घायल हो गया और साथ ही
ग्रामीण और परिजनों की मदद से दोनों को बानसूर उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने देखकर एक को मृत घोषित कर दिया और एक की हालत गंभीर होने के कारण इलाज लगातार चल रहा है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के फिरोजपुर ग्राम पंचायत के बावड़ी गांव में स्थित गौचर भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा नरेगा कर्मियों को काम रोकने के विरोध नरेगा मेट विमलेश मीणा के नेतृत्व में तहसील परिसर पहुंची है, जहां उन्होंने राजगढ़ एसडीएम सीमा खेतान और तहसीलदार शरद राठिया को ज्ञापन सौंपा है। नरेगा मेट विमलेश मीणा ने बताया कि ग्राम बावड़ी में चारागाह भूमि का पुराना जोड़ बना हुआ है और इसमें वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत खुदाई कार्य स्वीकृत हुआ है, लेकिन उस भूमि पर ग्राम बावड़ी के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है, जो नरेगा कर्मियों को खुदाई नहीं करने देते हैं, जिसमें फसल बोई हुई है। और उन्होंने ये भी बताया कि करीब 60 बीघा जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से अतिक्रमण हटवाने की मांग भी की गई। इस मौके पर नरेगा कर्मी मौजूद रहे। नरेगा कर्मचारी नरेगा में काम करे तो हमको मतलब कुछ लोगों ने जो गौचारा वाली जमीन है तो वह दबा रखी है, मतलब हम फसल कर रहे हैं तो हमने माध्यमिक काम स्टार्ट करो तो हम लड़ाई दंगा फूटारू हुआ, तो यह वजह से आज हमने ना तो लेबर को काम पे लगाई है या फिर हम यहाँ कम्प्लेन कर रहे हैं। किसको दिया कंप्लेन? कम्प्लेन एसडीएम साहब को तहसीलदार। कौन सी जगह है जमीन? यहाँ नंदी में है इधर। कौन सी जगह? बावड़ी गाँव में नंदी। कितना बीघा है? जिले की कोतवाली पुलिस ने करीब 1 महीने पहले चौहटन रोड ओवरब्रिज पर दिन दहाड़े एक युवक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी जितेंद्र दान को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और साथ ही थाना पुलिस ने डीसीआरबी के सहयोग से 5000 इनामी उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी मीणा ने बताया कि वारदात की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए गए हैं। फरार आरोपियों की तलाश के दौरान डीसीआरबी के कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह की सूचना पर इनामी आरोपी जितेंद्र दान को पुलिस ने 1400 किलोमीटर दूर कोल्हापुर महाराष्ट्र के से दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे घटना में शामिल अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ भी की जा रही है। जिले की थाना भादुकला पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई कर 5000 के इनामी अपहृत नाबालिग और आरोपी हेमराज नाथ को बीकानेर से दस्तयाब किया है। और साथ ही जिला एसपी नारायण टोगस ने बताया कि 26 जुलाई को परिजनों द्वारा आरोपी हेमराज नाथ के विरुद्ध नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने का एक मामला भादुकला थाना में दर्ज कराया गया था। और टीम द्वारा सूचना का संकलन और मुखबिरों की मदद से हर संभावित स्थानों पर दोनों की तलाश की जा रही थी। तलाश के दौरान पुलिस टीम को नाबालिग एवं आरोपी हेमराज नाथ के बीकानेर के लूटकरण में होने की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, जिस दौरान दोनों को दस्तयाब किया गया, जिन्हें बीकानेर से नागौर लाकर विस्तृत पूछताछ भी की जा रही है। लास्ट वीडियो में इतना ही। नमस्कार।